गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैं आप लोगों को रीतिकाल के बारे में पढ़ा रही थी और जो वीडियो मैं भेज रही हूँ बेटा ये 10th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए है, क्योंकि रीतिकाल से ही आपको पढ़ना है 10th क्लास में और 12th क्लास के बच्चों को तो आदिकाल से लेकर पूरी नई कविता तक पढ़ना है। तो इसके पहले 12th के बच्चों को मैं बता चुकी थी आदिकाल, भक्तिकाल। अब रीतिकाल का परिचय मैंने आपको कर दिया कि उसकी क्या विशेषताएं थी, उसके कौन कौन से कवि थे, उसको कितने भागों में बांटा गया, उसमें वीर रस का कविता करने वाला कवि कौन था, रीति मुक्त कवि कौन थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि निश्चित रूप से उन सारी चीज़ों को आप ध्यान से सुने होंगे और अपने नोट्स में भी उसको लिखते जाएंगे, क्योंकि बहुत थोड़ा थोड़ा मैं बता रही हूँ। अगर उस थोड़े सी चीज़ को आप प्रतिदिन का लिखते जाएंगे तो आपको याद भी होता जाएगा, बाद में कोई समस्याएं ही नहीं आएंगी आपके सामने। और एक चीज़ मुझे लगा कि कल मैं शायद रीतिकाल की विशेषता बताना भूल गई थी क्या, तो रीतिकाल की जो मुख्य विशेषता थी, देखिए स्पेशली ये 10th क्लास के बच्चों के लिए जरूर 2 नंबर का ये प्रश्न हर परीक्षा में पूछता है। चाहे जब भी जो भी परीक्षाएं आए उन परीक्षा में 2 नंबर का ये प्रश्न जरूर पूछेगा, रीतिकाल की विशेषता। तो जब मैं रीतिकाल का विभाजन बता रही थी तो उसमें देखिए कुछ था, पहले ही मैं बताई थी कि उसमें भी आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा की जाती थी जैसे आदिकाल में होता था। तो एक विशेषता के रूप में आप लिख सकते हैं कि आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। दूसरी विशेषता रीति ग्रंथों का निर्माण। उस समय रीति ग्रंथों का निर्माण होता था और काव्य में ब्रज भाषा का ज्यादातर प्रयोग था। तो ब्रज भाषा का प्रयोग, रीति ग्रंथों का निर्माण और प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण होता था। प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण, इतनी चीजें आप 3-4 विशेषता ये जरूर नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं रीतिकाल के बाद आपका आता है आधुनिक काल, जो 1850 से अब तक है। अब आधुनिक काल का विभाजन देखिए किस किस रूप में किया गया। आधुनिक काल में सबसे पहला काल हमारा भारतीय युग है, जो 1850 से सन 1900 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें भी देखिए आप देखेंगे तो सन कहीं 1856 है, कहीं 1857 है, लेकिन मुख्य रूप से इसको 1850 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है, जिसको हम लोग भारतीय युग के नाम से जानते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि इस युग को भारतीय युग ही क्यों कहा गया, कोई दूसरा नाम क्यों नहीं दे दिया गया? तो इसके पीछे भी कारण है। इस युग को भारतेंदु युग कहने का कारण ये था कि इस युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र का उदय हुआ। आप सुनी होंगी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रतिभा को देखते हुए या उन्होंने जो गद्य की विधाओं पे अपनी लेखनी चलाए और कविता तत्वबोधिनी सभा की उन्होंने जो स्थापना की, कवि वचन सुधा नामक पत्रिका प्रकाशित की, हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका प्रकाशित की, उन पत्रिकाओं के माध्यम से और जो कविता वर्धनी सभा की स्थापना इन्होंने की, इसके माध्यम से इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का सृजन किया और गद्य की नई नई विधाओं पर भी इन्होंने लेखनी चलाई। जैसा कि इनके द्वारा ही संपादित प्रथम यात्रा साहित्य सरयू पार की यात्रा को माना जाता है और इसके साथ साथ इन्हें हिंदी गद्य का जनक भी कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक भी माना जाता है। लेकिन एक चीज हमें ये ध्यान देना है कि भारतेंदु युग में, जैसे आधुनिक काल का पहला युग जो भारतेंदु युग है, इस भारतेंदु युग में जो गद्य थी वो गद्य तो भले ही खड़ी बोली में लिखा जाने लगा था, लेकिन उसमें भी व्याकरण संबंधी अशुद्धियां व्याप्त थी। ये जब गद्य साहित्य का इतिहास मैं बताऊंगी उसमें स्पष्ट करूंगी। अभी तो हम लोग काव्य साहित्य पढ़ रहे हैं। तो इस भारतेंदु युग में सबसे पहला जो युग भारतेंदु युग है ये 1850 से 1900 ईस्वी तक है। अब इस भारतेंदु युग में इनके द्वारा संपादित रचनाएं जैसे प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, प्रेम पचीसी जो इनकी काव्य रचनाएं हैं। तो इस भारतेंदु युग में काव्य की भाषा क्या थी? जैसे रीतिकाल में ब्रज भाषा थी, भक्तिकाल में भी ज्यादातर ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ, तो भारतेंदु युग में भी काव्य ब्रज भाषा में ही लिखा जाता था। इसके पहले भी आपका ब्रज भाषा था, लेकिन भारतेंदु युग में गद्य किस भाषा में था? गद्य खड़ी बोली में लिखा जाता था, लेकिन उसमें व्याकरण संबंधी अशुद्धियां थी। वो कब दूर हुई वो आगे बताएंगे।
लेकिन भारतेंदु युग में काव्य की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा ही थी। ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, आधुनिक काल, अगर आपसे केवल ये पूछा जाए कि आधुनिक काल की विशेषता क्या थी, तो आधुनिक काल में देखिए हम लोग गुलाम पहले भी थे, लेकिन मुगलों के गुलाम थे। उनकी गुलामी और अंग्रेजों की गुलामी में काफी अंतर था। जब अंग्रेज भारत में आए तो वो अपना पूरी तरह से वर्चस्व हमारे ऊपर स्थापित करने की कोशिश की। वो व्यापार भी हमारे ही धन पे करते थे, हमें पूरी तरह से वो गुलाम बनाने की कोशिश किए और हमारी जनता इससे काफी त्रस्त थी। तो इन सारी विडंबनाओं को देखकर कवियों के मन में भी आक्रोश का भाव था। तो उन आक्रोश की भावनाओं को निकालने के लिए और सोई हुई जनता को जागरूक करने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इन्होंने कविता का सहारा लिया, अपने लेख को प्रकाशित किए, अपने पत्र प्रकाशित किए। तो इन्होंने ऐसी कविताओं का सृजन किया जिसमें देश प्रेम की भावना थी, समाज सुधार पे बल दिया जा सके। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आधुनिक काल की मुख्य विशेषता क्या थी, तो आधुनिक काल की मुख्य विशेषता देश प्रेम की भावना, समाज सुधार पे बल, यानी सामाजिक विडंबनाओं को दूर करने की पूरी तरह से कोशिश की जाने लगी। क्योंकि अंग्रेजों का वर्चस्व दबदबा हमारे ऊपर काफी बढ़ रहा था, तो उनसे निजात दिलाने के लिए कवियों ने अपनी लेखनी का सहारा लेना शुरू किया, जिससे सोई हुई जनता को भी जागरूक कर सके। तो भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त ये प्रमुख कवि माने जाते हैं, जिनकी रचनाएं हम देखेंगे। और ये विशेषता के रूप में तो हमने आपको बता दिया, देश प्रेम की भावना, सामाजिक विडंबनाओं को दूर करने की कोशिश की गई, समाज सुधार पे बल दिया जाने लगा। और आधुनिक काल में एक चीज ये भी देखेंगे कि आधुनिक काल से पूर्व रीतिकाल में अधिकांशतः काव्य रचनाएं ही की जाती थी। लेकिन आधुनिक काल जब आया तो आधुनिक काल में गद्य की कई विधाओं पे सृजन शुरू हुआ। गद्य में भी कई विधाएं प्रकाश में आई। इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा भी देते हैं। इस आधुनिक काल को, जो आधुनिक काल कह रहा है, उसको रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल की भी संज्ञा दी। कारण क्या था? क्योंकि आधुनिक काल से पूर्व रीति काल में काव्य रचनाएं ही अधिकतर होती थी, लेकिन जब आधुनिक युग आया तो उस आधुनिक युग के में कविता के साथ साथ गद्य की कई विधाएं, जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी, एकांकी, रूपपुरताज, यात्रा साहित्य, डायरी, पत्र साहित्य, ये सारी विधाएं इस पे भी लेखनी शुरू की गई। इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने इसे गद्य काल की संज्ञा भी दे दी। तो आज हम लोग इतना ही जानेंगे बच्चों। अब इसके आगे कल पढ़ेंगे। मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ कि जो अगर आपके पास नई किताब नहीं होगी, पुरानी किताब भी होगी, चाहे 9th की हो, 10th वाले बच्चों के लिए अगर 9th की किताब हो तो 9th की किताब में भी आधुनिक काल के बारे में दिया गया होगा। एक बार आप मेरा भी सुनिए, उस किताब को पढ़िए तो आपको ज़्यादा अच्छा महसूस होगा, जानकारी मिलेगी। और 12th क्लास के बच्चों के पास अगर 11th की किताब होगी तो 11th की किताब में भी ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। पढ़िएगा। धन्यवाद।